नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो दिखाती है कि हालात इंसान को किस हद तक बदल सकते हैं। हाँ बिल्कुल। जरा सोचिए, गणित का एक शिक्षक जिसे हिंसा और हथियारों से आप कह सकते हैं सख्त नफरत थी, कैसे अपनी जिंदगी में आए एक भयानक तूफान के बाद यूक्रेन के सबसे खतरनाक, सबसे तेज तर्रार स्नाइपर्स में से एक बन जाता है। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से होती है? तो कहानी शुरू होती है यूक्रेन के एक छोटे से शांत गांव में। मिकोला, जो गणित का शिक्षक है, अपनी पत्नी नास्टिया के साथ एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, सुकून भरी साधारण जिंदगी जी रहा है। हाँ, मतलब प्रकृति के करीब। नास्टिया का बताया कि वो कलाकार है, लकड़ियों से मूर्तियां बनाती है। हाँ, और मिकोला अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाने में खुश है। कहानी के शुरू में उसे एक बेहद शांति प्रिय इंसान दिखाया गया है। बिल्कुल, यहाँ तक कि जब स्कूल में एक अमीर, थोड़ा बिगड़ैल टाइप का छात्र है, एवन। हाँ, एवन। वो उसे उकसाने की कोशिश करता है, उसके कपड़ों का मजाक उड़ाता है, पर मिकोला कोई रिएक्शन नहीं देता, एकदम शांत। सही कहा, वो जैसे अपनी ही दुनिया में रहता है, बाहरी दुनिया से लगभग कटा हुआ सा। आपको पता है, उसके घर में टीवी तक नहीं है। अच्छा, तो उसे बाहर क्या चल रहा है? मतलब युद्ध वगैरह की दुनिया में मग्न। जब तक कि वो उथल पुथल उनके दरवाजे पर दस्तक न दे दे। बिल्कुल, और वो दस्तक देती है ना? हाँ, देती है। एक दिन स्कूल में, शायद स्टाफ रूम में, टीवी पर मिकोला खबर सुनता है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। ओहो। कई सैनिक मारे गए हैं, कई इलाकों पर कब्जा हो गया है। ये सुनकर वो थोड़ा परेशान होता है, लेकिन उसी शाम घर लौटकर उसे एक खुशी की खबर मिलती है। क्या? उसकी पत्नी नास्टिया गर्भवती है। अरे वाह! तो एक तरफ देश पर ये संकट और दूसरी तरफ ये खुशी की खबर। हाँ बिल्कुल, ये विरोधाभास कहानी को और मार्मिक बनाता है। अगले ही दिन स्कूल जाते वक्त मिकोला रास्ते में अजीब वर्दी पहने दो सैनिकों को सिगरेट पीते देखता है। अजीब वर्दी मतलब यूक्रेनी नहीं? हाँ, उसे वर्दी कुछ अलग लगती है, लेकिन वो ज्यादा सोचता नहीं। शायद सोचता है हो सकता है वर्दी बदल गई हो। अच्छा। लेकिन जब वो स्कूल पहुंचता है तो देखता है कि स्कूल पूरा खाली है, कोई बच्चा नहीं आया। ओहो, मतलब माहौल बिगड़ चुका था। हाँ, और तभी वो टीवी पर खबर देखता है कि रूसी सैनिक यूक्रेन के अंदर घुस आए हैं। और उसे तुरंत क्लिक करता है। बिल्कुल, कि रास्ते में जो सैनिक देखे थे वो रूसी थे। और उसकी पत्नी नास्टिया घर पर अकेली है। हाँ, बस यही सोचकर वो फौरन घर की तरफ भागता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नहीं? घर पहुंचकर वो जो देखता है वो दिल दहला देने वाला है। वो ही दो रूसी सैनिक उसकी पत्नी नास्टिया को बेरहमी से पीट रहे होते हैं। हे भगवान! मिकोला बचाने की कोशिश करता है, पर वो दो हैं और हथियार बंद। वो उसे भी बुरी तरह पीटते हैं। उफ। वो गिड़गिड़ाता है, बताता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दे, लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता। जानवर बन चुके थे वो लोग। हाँ, घर की तलाशी लेते हैं, शायद कुछ कीमती ढूंढ रहे हो। जब कुछ नहीं मिलता तो वे गुस्से में घर को आग लगा देते हैं। पूरा घर? हाँ, और जाने लगते हैं। लेकिन नास्टिया, उसने कुछ किया? घर को जलता देख नास्टिया शायद सदमे और बेनतहा गुस्से से भर गई थी। उसने एक पत्थर उठाया और उन सैनिकों पर फेंक दिया। एक सैनिक पलटता है और उसे गोली मार देता है। वहीं पर? हाँ, नास्टिया वहीं दम तोड़ देती है। मिकोला अपनी पत्नी को गोद में लिए बस टूटकर रोता रहता है। सोचिए उस आदमी की हालत। कल्पना करना भी मुश्किल है। सब कुछ खत्म हो गया एक पल में। कुछ घंटों बाद दो यूक्रेनी सैनिक वहां पहुंचते हैं, शायद गश्त पर होंगे। वो नास्टिया की लाश देखते हैं, अफसोस जताते हैं और फिर उसके लिए कब्र खोदने में मिकोला की मदद करते हैं। हम निकोला के पास सच में कुछ नहीं बचा। घर जल गया, पत्नी, अजन्मा बच्चा, सब मारे गए। हाँ, और वो शांति प्रिय शिक्षक, उसके अंदर अब सिर्फ एक ही चीज बचती है, बदले की आग। यही त्रासदी उसके पूरे वजूद को बदल देती है। ये उसके परिवर्तन का कैटलिस्ट बनती है। वो उन यूक्रेनी सैनिकों से मिन्नतें करता है, कहता है मुझे आर्मी में भर्ती कर लो। बदला लेने के लिए? हाँ, वो कहता है मुझे बस उस सैनिक को मारना है जिसने मेरी पत्नी को गोली मारी। सैनिक पहले हिचकिचाते हैं, पर फिर मान जाते हैं और उसे मिलिट्री बेस ले जाते हैं। अच्छा। जाने से पहले मिकोला अपनी पत्नी की बनाई एक छोटी सी लकड़ी की मूर्ति, शायद कोई चिड़िया या कुछ, अपने पास रख लेता है, एक आखिरी निशानी। तो वो बेस पहुंचते हैं, लेकिन वहां सीनियर ऑफिसर मिकोला को देखकर पहले तो भर्ती करने से साफ मना कर देता है। उसे शक होता है कहीं ये जासूस तो नहीं। हाँ, जाहिर है, अचानक एक आम आदमी आकर आर्मी ज्वाइन करने की बात करे, शक तो होगा। लेकिन जब वो यूक्रेनी सैनिक और मिकोला
पूरी कहानी बताते हैं, नास्टिया की मौत, घर का जलना। तो ऑफिसर को यकीन होता है। मिकोला कहता है कि अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची, वो बस देश के लिए लड़ना चाहता है। तो ऑफिसर मान जाता है और उसे भर्ती कर लेता है। अगले ही दिन से ट्रेनिंग शुरू। और जैसा हम सोच सकते हैं, एक गणित के टीचर के लिए ये बहुत मुश्किल रहा होगा। बहुत ज्यादा। उसे बंदूक पकड़ना नहीं आता, चलाना नहीं आता, खोलना जोड़ना कुछ नहीं। वो सब में सबसे धीमा। हाँ, उसका दिमाग तो संख्याओं और फॉर्मूलों के लिए बना था, इन हथियारों के लिए नहीं। ऑफिसर भी उस पर शक करता है। उसे लगता है ये लड़का कभी सैनिक नहीं बन पाएगा। लेकिन मिकोला हार नहीं मानता। वो रात रात भर जागकर अभ्यास करता है। जब बाकी सब सो रहे होते हैं, वो लगा रहता है। जिद आ गई थी उसमें। हाँ, इसी दौरान एक रात वो सीनियर से कहता है कि उसे उसके नाम से नहीं बल्कि उसके कोड नेम रेवन से बुलाया जाए। रेवन, काला कौवा, ये क्यों? कहानी में शायद इसका कोई सिंबलिज्म होगा, पर इस पर सब हंसते हैं। अच्छा। सीनियर उसे डांटता है, कहता है कोड नेम कमाने पड़ते हैं, ऐसे ही मांगने से नहीं मिलते। ये मजाक शायद उसके इरादे को और पक्का कर देता है। बिल्कुल। कुछ समय बाद बेस पर स्नाइपर्स की भर्ती की घोषणा होती है। और मिकोला भी हाथ उठाता है। क्या बात है, फिर से मजाक उड़ा होगा। जाहिर है। सब हंसते हैं। सीनियर उसे चुनौती देता है। अच्छा, स्नाइपर बनेगा? चल 20 सेकंड में ये राइफल असेंबल करके दिखा। 20 सेकेंड्स? ये तो बहुत मुश्किल होगा एक नए रिक्रूट के लिए। हाँ, लेकिन यहीं पर मिकोला सबको हैरान कर देता है। वो चुनौती स्वीकार करता है, पर एक शर्त के साथ। क्या शर्त? वो कहता है मैं आंखों पर पट्टी बांध कर करूंगा। क्या? हाँ, आंखों पर पट्टी बांध कर राइफल असेंबल। हाँ, और वो सिर्फ 18 सेकंड में राइफल को खोलकर दोबारा जोड़ देता है। अरे बाप रे, ये कैसे किया उसने? सब हैरान। जो हंस रहे थे वो तालियां बजाने लगते हैं। हाँ, सीनियर भी एकदम प्रभावित। उसे स्नाइपर ट्रेनिंग में शामिल कर लिया जाता है। ये एक टर्निंग पॉइंट है। तो स्नाइपर ट्रेनिंग शुरू होती है। जानबूझकर उसे एक पुरानी थोड़ी घटिया सी बंदूक दी जाती है। अच्छा, शायद परखने के लिए। हाँ, पहली परीक्षा होती है धीरज की। सामने गोली चले, धमाका हो, पर हिलना नहीं है। मिकोला इसमें पास हो जाता है। ठीक है। अगली परीक्षा में टारगेट देखकर आंखें बंद करनी है और फिर अंदाजे से निशाना लगाना है। ये मुश्किल है। हाँ, और यहाँ पुरानी बंदूक के कारण उसका निशाना थोड़ा सा चूक जाता है। तो हथियार का फर्क पड़ा, लेकिन बेसिक स्किल आ रही थी उसमें। बिल्कुल। अगली ट्रेनिंग और भी कठिन थी। रात का अंधेरा और सिर्फ फ्लेयर गन की छोटी सी कुछ सेकंड की रोशनी में निशाना लगाना है। ओहो, ये तो लगभग नामुमकिन है। हाँ, सीनियर फ्लेयर छोड़ता है, सब कोशिश करते हैं, पर किसी का निशाना नहीं लगता। मिकोला गोली नहीं चलाता। वो क्या करता है फिर? यहाँ उसका गणित का दिमाग काम आता है। वो समझ जाता है कि सीधे निशाना लगाना बेकार है। तो वो फ्लेयर की रोशनी में गोली चलाने के बजाय उस रोशनी का इस्तेमाल करता है टारगेट की दूरी का सटीक अंदाजा लगाने के लिए। क्या मतलब? कैसे? शायद ट्रिग्नोमेट्री, एंगल, पता नहीं क्या। अपनी गणितीय गणनाओं के आधार पर वो कोण और दूरी तय करता है और अंधेरे में एक परफेक्ट शॉट लगाता है। अरे वाह, ये तो कमाल है। गणित का ऐसा इस्तेमाल। हाँ, ये देखकर सब दंग रह जाते हैं। सीनियर बताता है कि ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया था। शानदार। सीनियर इससे बहुत बहुत प्रभावित होता है और उसे आधिकारिक तौर पर उसका कोड नेम दे देता है रेवन। आखिरकार कमा लिया उसने अपना कोड नेम। हाँ, मिकोला ट्रेनिंग पास कर लेता है। अब वो एक पूरी तरह से प्रशिक्षित स्नाइपर है, द वाइट रेवन। एक शांति प्रिय शिक्षक से एक प्रशिक्षित हत्यारे तक का ये सफर अब पूरा हो गया है। उसका पहला मिशन आता है। एक चेकपोस्ट पर कुछ रूसी सैनिकों ने कब्जा कर लिया है, उन्हें खत्म करना है। कर्नल के नेतृत्व में टीम मिशन पर जाती है। कर्नल, ये सीनियर ऑफिसर ही है? हाँ, शायद वही या कोई और सीनियर। तो वो देखते हैं कि रूसी सैनिक वहां से गुजरने वाले आम नागरिकों के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहे हैं। उनके पासपोर्ट छीन रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। युद्ध का एक और घिनौना चेहरा। कर्नल आदेश देता है। मिकोला और टीम सफलतापूर्वक सभी रूसी सैनिकों को मार गिराते हैं। तो पहला मिशन कामयाब रहा। ये उसे युद्ध की सीधी हकीकत से रूबरू कराता है। अब ये ट्रेनिंग नहीं, असली लड़ाई है। बिल्कुल। लेकिन बेस लौटने पर उसे एक बुरी खबर मिलती है। उसके कई साथी जो दूसरे मिशन पर गए थे मारे गए हैं। ओह, कैसे? उन्हें मारने वाला सिरी नाम का एक बेहद खतरनाक रूसी स्नाइपर है। सिरी, ये नाम अब मिकोला के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा शायद। हाँ, ये नाम उसके जहन में बैठ जाता है।
टीम रूसी सैनिकों को घेरने के लिए एक जगह पर माइंस बिछाती है। ठीक है, घात लगाने की तैयारी। हाँ, जब रूसी सैनिक उस तरफ आते हैं तो मिकोला अपने स्कोप से देखता है और उनमें उसे अपना पुराना छात्र एवन दिखाई देता है। क्या वही एवन जो स्कूल में उसे तंग करता था, वो रूसी सेना में? हाँ वही। ये देखकर मिकोला सन्न रह जाता है। कर्नल शूट करने का ऑर्डर देता है पर मिकोला एक पल के लिए हिचकिचाता है। वो ट्रिगर नहीं दबा पाता। स्वाभाविक है। वो पास बिछाई गई एक लैंड माइन पर गोली चलाता है। लैंड माइन पर, सीधा एवन पर नहीं? हाँ, उससे एक बड़ा धमाका होता है और एवन समेत वहाँ मौजूद सभी रूसी सैनिक मारे जाते हैं। बाद में कर्नल उससे पूछता है कि वो क्यों हिचकिचाया था। मिकोला बताता है कि वो उसका छात्र था। कर्नल क्या कहता है? कर्नल उसे समझाता है, कहता है युद्ध में कोई छात्र या शिक्षक नहीं होता, सिर्फ दुश्मन होते हैं। एवन ने अपना रास्ता खुद चुना था, उसके लिए दुख मनाने की जरूरत नहीं। और कर्नल अब मिकोला पर भरोसा करने लगता है। वो उसे अपने परिवार की तस्वीर दिखाता है, बताता है कि उसकी बेटियां नहीं जानती कि वो सैनिक है। अच्छा। मिकोला भी उसे अपनी पत्नी की मौत की दर्दनाक कहानी बताता है। उन दोनों के बीच एक रिश्ता सा बनने लगता है। ये मानवीय पहलू भी जरूरी है। दिखाता है कि युद्ध के इस भयानक चीज के बीच भी व्यक्तिगत संबंध बन सकते हैं। कर्नल अब मिकोला के लिए एक गाइड जैसा बन रहा है। लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा दिन नहीं चलता। अगले मिशन पर वो घात लगाकर इंतजार कर रहे होते हैं। तभी मिकोला को सामने 2 रूसी सैनिक दिखते हैं और उनमें से एक को देखकर वो चौंक जाता है। कौन था वो? ये वही सैनिक था जिसने नास्तिया को गोली मारी थी। क्या उसकी पत्नी का कातिल ठीक उसके निशाने पर? हाँ, कहानी का एक और अहम मोड़, उसका जो मूल मकसद था आर्मी ज्वाइन करने का, वो ठीक सामने था। इजाजत मांगता है, कर्नल मना करता है। शायद वो पूरी टीम के आने का इंतजार करना चाहता था या कोई और प्लान था। मिकोला दोबारा पूछता है, कर्नल फिर मना करता है। इस बार मिकोला अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाता। वो कर्नल के आदेश की अनदेखी करके गोली चला देता है और निशाना सटीक लगता है। वो सैनिक वहीं ढेर। मिकोला ने अपनी पत्नी का बदला ले लिया बदला। गोली की आवाज ने उनकी पोजीशन दुश्मन को बता दी। कर्नल चिल्लाता है, रेवन, ये तुमने क्या किया? और तभी पास ही छिपे रूसी स्नाइपर सिरी को उनकी लोकेशन मिल जाती है। सिरी? हाँ, इससे पहले कि कर्नल कुछ समझ पाता या जवाबी कार्रवाई कर पाता, सिरी उसे सिर में गोली मार देता है। कर्नल मारा गया। हाँ। कर्नल की वही मौत हो जाती है, मिकोला के सामने। मिकोला के आवेग का नतीजा कितना विनाशकारी हुआ। उसने अपना बदला लिया, लेकिन अपने कमांडर, अपने गाइड को खो दिया। अपराध बोध, जबरदस्त अपराध बोध से भर जाता है वो। भारी गोलीबारी शुरू हो जाती है। मिकोला को अपनी भयानक गलती का एहसास होता है। वो कर्नल के शव को उठाकर किसी तरह दुश्मनों के इलाके से निकलकर बेस पहुंचता है। अब वो खुद को कर्नल की मौत का जिम्मेदार मानता होगा। बिल्कुल। और अब वो सिरी को मारकर बदला लेने की कसम खाता है। वो और मिशन पे जाता है, 2 और रूसी स्नाइपर्स को मारता है, लेकिन एक मुठभेड़ में खुद भी घायल हो जाता है। ठीक हो जाता है वो? हाँ, ठीक होने के बाद उसे आर्मी मेजर से खबर मिलती है कि सिरी का पता लगा लिया गया है। आखिरकार। लेकिन सिरी के बारे में बताया गया था कि वो रूस का बेस्ट स्नाइपर है। हाँ, मेजर बताता है कि सिरी रूस का सबसे बेहतरीन स्नाइपर है। उसने यूक्रेन के 6 टॉप स्नाइपर्स को मारा है और उसकी एक आदत है, वो अपनी पोजीशन ज्यादा बदलता नहीं, जो उसे और भी खतरनाक बनाता है। आत्मविश्वास या शायद अति आत्मविश्वास। तो सिरी को मारने के लिए एक बहुत डिटेल्ड प्लान बनाया जाता है। कैसा प्लान? एक टीम सामने से हमला करके ध्यान भटकाएगी, दूसरी टीम पीछे से कवर देगी और मिकोला को बिल्डिंग में घुसकर अकेले सिरी को खत्म करना है। अकेले? हाँ। तो प्लान के मुताबिक मिकोला चुपके से बिल्डिंग में घुसता है, 2 गार्ड्स को साइलेंटली मारता है और अपनी टीम को सिग्नल देता है। ठीक है। सिग्नल मिलते ही बाहर यूक्रेनी स्नाइपर पोजीशन ले लेते हैं और बाहर मौजूद रूसी सैनिकों को एक एक करके मार गिराते हैं। हाँ, उसे गोलियों की आवाज सुनाई देती है। वो छत पर अपने साथी स्नाइपर को देखने जाता है तो उसे मरा हुआ पाता है। वो समझ जाता है कि वो घिर चुका है। अब वो क्या करता है? वो फौरन बैकअप बुलाता है। पता चलता है बैकअप को आने में 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट? अब ये मिकोला और सिरी के बीच सीधी टक्कर है और वक्त बहुत कम है। सिरी अपनी स्नाइपर पोजीशन पर वापस आता है, शायद भागने की तैयारी करने, और तभी उसकी नजर टेबल पर रखी उस छोटी लकड़ी की मूर्ति पर पड़ती है। वही मूर्ति जो मिकोला की पत्नी ने बनाई थी। मिकोला ने उसे वहाँ रखा था। हाँ।
इससे पहले कि सीरी कुछ समझ पाए या रिएक्ट कर पाए, मिकोला उस पर हमला कर देता है। आमने सामने की लड़ाई। हाँ, फिर वो बिल्डिंग में मौजूद आखिरी स्नाइपर को भी ग्रेनेड से खत्म कर देता है। और सीरी की बैकअप टीम। तभी सिरी की बैकअप टीम का ट्रक पहुंच जाता है। वो लोग सिरी को कॉल करते हैं। मिकोला कॉल उठाता है। क्या कहता है वो? वो कहता है सिरी मर चुका है और अब तुम सब मरने वाले हो। और इतना कहकर वो ट्रक ड्राइवर को गोली मार देता है। और फिर बाहर घात लगाए यूक्रेनी स्नाइपर बाकी सभी रूसी सैनिकों को भी चुन चुन कर मार गिराते हैं। मिशन पूरी तरह सफल। मिकोला ने न केवल सिरी को मारा बल्कि उसकी पूरी बैकअप टीम को भी खत्म कर दिया। हाँ, कुछ दिनों बाद मिशन पूरा होने के बाद मिकोला अपनी पत्नी नास्तिया की कब्र पर जाता है अपना वादा निभाने। हाँ, उसने अपना वादा निभाया था। पत्नी और कर्नल दोनों के हत्यारों को मारकर वो वहां कसम खाता है कि वो आखिरी सांस तक अपने देश की सेवा करेगा। कहानी यहीं खत्म होती है, एक बहुत ही इंटेंस सफर के बाद। लेकिन क्या मिकोला का सफर सच में खत्म हुआ? बदला लेने के बाद क्या उसे शांति मिली? यही सबसे बड़ा सवाल है जो कहानी पीछे छोड़ जाती है। तो ये थी मिकोला की कहानी, एक शांति प्रिय गणित के शिक्षक से एक घातक स्नाइपर रेवन बनने तक का सफर। ये कहानी दिखाती है कि कैसे युद्ध और व्यक्तिगत त्राजेडी किसी इंसान की पहचान को पूरी तरह बदल सकती है, कैसे नफरत और बदला उसे एक नया, शायद भयानक मकसद दे सकते हैं। बिल्कुल। और ये भी कि कैसे उसने ना सिर्फ हथियार चलाना सीखा बल्कि अपने पुराने ज्ञान, अपनी गणित की समझ को भी एक घातक हथियार में बदल दिया। दूरी का अंदाजा लगाना, कोण समझना। हाँ, ये बहुत दिलचस्प पहलू था। बिल्कुल। ये कहानी चरम परिस्थितियों में मानवीय मनोविज्ञान की जटिलताओं को उजागर करती है। देखिए, बदला एक शक्तिशाली प्रेरक शक्ति जरूर है, लेकिन ये अक्सर इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। मिकोला का गणितीय दिमाग जो कभी छात्रों को पढ़ाने, कुछ बनाने के काम आता था, अब वो विनाश का एक उपकरण बन गया। ये युद्ध के जो स्थायी मनोवैज्ञानिक प्रभाव होते हैं, उन पर भी सोचने को मजबूर करता है। हाँ, कर्तव्य, बदला, अपराध बोध, ये सब भावनाएं उसके अंदर कैसे उलझ गई होंगी। कहानी हमें मिकोला के देश सेवा की कसम के साथ छोड़ जाती है, पर सोचने वाली बात यही रह जाती है, क्या ये बदला लेने वाला रेवन कभी वापस वो शांति प्रिय मिकोला बन पाएगा, या युद्ध की आग ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया है? क्या हिंसा के रास्ते पर चलकर कभी सच्ची शांति मिल सकती है, या ये सिर्फ एक अंतिम चक्रव्यूह है जिसमें वो फंस गया है? ये सवाल दर्शकों के मन में रह जाता है। बिल्कुल। तो ये थी द व्हाइट रेवन की कहानी का हमारा विश्लेषण। उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी।